वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कितनी तरह के ऑफर्स होते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में या फिर कॉन्ट्रैक्ट लॉ में। तो सबसे पहली चीज तो 7 टाइप्स के ऑफर्स होते हैं: एक्सप्रेस ऑफर, इम्प्लाइड ऑफर, जनरल ऑफर, स्पेसिफिक ऑफर, क्रॉस ऑफर, काउंटर ऑफर एंड स्टैंडिंग ऑफर। ऑफर का मतलब तो मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया ही था, जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट लॉ की वीडियो बनाई है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो देख लीजिए उसे। फिर भी मैं आप लोगों को आज फिर ऑफर के बारे में बता देती हूँ कि ऑफर क्या होता है। तो ऑफर और प्रपोजल एक ही चीज होती है। प्रपोजल डिफाइंड है सेक्शन 2A ऑफ द ICA। ICA का मतलब होता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सेक्शन 2A में डिफाइंड है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या लिखा गया है सेक्शन 2A में? When one person signifies his willingness to do or to abstain from doing something with a view to obtaining the assent of that other to such act or abstinence, he is said to make a proposal. जब एक कोई पर्सन अपनी इच्छा रखता है कुछ किसी से कोई काम करवाने की या ना भी करवाने की, देखिए विलिंगनेस टू डू करवाने की भी और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग ना करवाने की। एब्सटेन का मतलब होता है कि रोकना, ना करवाने की भी विलिंगनेस जब कोई रखता है किसी पर्सन का एसेंट पाने के लिए, यानी कि सहमति पाने के लिए, तो हम उसे कहते हैं, एसेंट का मतलब सहमति होता है, एसेंट पाने के लिए तो हम उसे कहते हैं कि वो प्रपोज कर रहा है या फिर ऑफर कर रहा है। मान लीजिए ए ने बी से कहा कि तुम मेरी घड़ी 2000 रुपए में या 3000 रुपए में खरीद लो। ए offers B to buy his watch for ₹2000 और ₹3000। X ने Y से कहा कि तुम मेरा फ्लैट 30 लाख रुपए में खरीद लो। तो X offers Y to buy his flat for ₹30 lakhs। ओके, दोनों पॉजिटिव नेगेटिव चीजें हो गई कि पॉजिटिव में क्या करने के लिए भी और नेगेटिव में क्या ना करने के लिए भी। तो यही होते हैं और इसी से ये हो गया ऑफर। इसी तरह ऑफर और प्रपोजल एक ही होता है, जैसा कि मैंने बताया। प्रपोजल को ही हम लोग ऑफर कहते हैं। तो ऑफर होते कितने तरीके के हैं? 7 टाइप्स मैंने आपको बताया, फिर से रिपीट कर देती हूँ। एक्सप्रेस ऑफर, इम्प्लाइड ऑफर, जनरल ऑफर, स्पेसिफिक ऑफर, क्रॉस ऑफर, काउंटर ऑफर एंड स्टैंडिंग ऑफर। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इन 7 ऑफर्स की डेफिनेशंस क्या है और क्या क्या केस लॉज बेस्ड है इन ऑफर। चलिए अब देखते हैं एक्सप्रेस और इम्प्लाइड ऑफर क्या होते हैं। तो सेक्शन 9 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइन करता है दोनों को, एक्सप्रेस ऑफर को भी और इम्प्लाइड ऑफर को भी। प्रपोजल और एक्सेप्टेंस ऑफ प्रॉमिस इज मेड इन वर्ड्स, द प्रॉमिस इज सेड टू बी एक्सप्रेस्ड। देखिए, जब कोई प्रपोजल या फिर एक्सेप्टेंस, जब कोई ऑफर रखा जाता है किसी के सामने और वो एक्सेप्टेंस अगर वर्ड्स में हो रही है, जैसा कि मैंने आपको पिछले एग्जाम्पल दिया ऑफर का। मैंने उसमें कहा कि ए ने बी से कहा कि तुम मेरी घड़ी 2000 में खरीद लो। उसने ऐसा कहा कि तुम खरीद लो। अगर वो बी एक्सेप्ट करता है और दोनों प्रॉमिस और एक्सेप्टेंस वर्ड्स में हो रहे हैं तो उसे हम एक्सप्रेस ऑफर कहते हैं। लेकिन अगर वो वर्ड्स में नहीं हो रहे हैं तो उसे हम इम्प्लाइड कहते हैं। वर्ड्स में नहीं होने का मतलब, मान लीजिए इशारे में, जब हम किसी ऑक्शन में जाते हैं, या आपने फिल्मों में देखा होगा, एक इंग्लिश मीडियम मूवी आई थी अभी, कोई बहुत ज्यादा पुरानी मूवी नहीं है, नई मूवी है। उसमें जब एक ऑक्शन का सीन आता है, जब वो एडमिशन कराने जाता है अपनी बेटी का, तो जो ऑक्शन का सीन आता है उसमें जब वो लेडी बोल रही होती है, जब प्राइस जो भी मतलब मनी का नाम जब वो ले रही होती है, जो भी मनी कह रही होती है, तो उसमें इरफान खान क्या करते हैं कि कोई वो पोस्टर या जो भी टाइप का कुछ होता है तो वो उठा देते हैं, अपना हाथ उसमें उठाते हैं या जो भी कुछ। तो ये ऑप्शन इशारों में कि हाँ भाई आपने ऑफर दिया, सामने वाले ने कहा कि इतने पैसे में तय हो रही है चीज, और सामने वाले ने इशारे में कह दिया कि ठीक है आई एम रेडी, तो इसे हम कहते हैं इम्प्लाइड ऑफर। इम्प्लाइड ऑफर और एक्सेप्टेंस हो गई हमारी, ठीक है। तो प्रपोजल और एक्सेप्टेंस इज मेड अदरवाइज दैन इन वर्ड्स। वर्ड्स के अलावा इशारों में अगर हम कोई इम्प्लाइड कोई ऑफर या एक्सेप्टेंस कर रहे हैं तो उसे फिर हम इम्प्लाइड ऑफर कहते हैं। अब एक बहुत ही अच्छा केस है इम्प्लाइड ऑफर का, अपटाउन रूरल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल वर्सेस पावेल का। इसमें क्या होता है कि डिफेंडेंट के बिल्डिंग में आग लग जाती है, ठीक है। तो वो कॉल करता है फायर ब्रिगेड को
जब वो फायर ब्रिगेड को कॉल करता है ये सोच करके कि फायर ब्रिगेड की सर्विसेज फ्री होंगी, ठीक है। तो ठीक है, वो कॉल करता है। जब वो कॉल करता है तो फायर ब्रिगेड आ जाती है, सब कुछ मतलब सेटल हो जाता है, ठीक है, आग वाग सब बुझ जाती है। तो अब उसे लगता है कि ये सर्विसेज तो फ्री थी तो मुझे पैसा नहीं देना पड़ेगा। जिन एरिया में वो होता है उस एरिया में सर्विसेज जो फायर ब्रिगेड की होंगी, जो होती है थी उस समय, वो फ्री नहीं थी। कि कुछ सर्टेन एरियाज में थी, बट जिस एरिया में वो रह रहा था उस एरिया में वो सर्विसेज फ्री नहीं थी। तो उसे लगा कि नहीं भाई, हमें पैसा नहीं देना पड़ेगा। लेकिन प्लेंटिफ यानी कि जो फायर ब्रिगेड का जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल था, उसने भाई केस किया कि नहीं, ये पैसा नहीं देना चाह रहे हैं। तो कोर्ट ने केस क्या बनता है, कोर्ट ने कहा कि भाई इम्प्लाइड ऑफर था, आपने कॉल किया, अब सर्विसेज फ्री नहीं है, आपने कॉल किया तो वो आए, उन्होंने अपना काम किया, तो आपको पैसा देना ही पड़ेगा। सर्विसेज अगर फ्री होती तो कोई बात नहीं थी, लेकिन सर्विसेज फ्री नहीं थी। तो यही कह रहे हैं कोई ऑफर, भाई तो आपने ऑफर तो कर दिया, आपने कॉल किया, वो आ गया, उन्होंने आपका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। अगर सर्विसेज फ्री होती तो कोई बात नहीं था आपके एरिया में, लेकिन आपके एरिया में सर्विसेज फ्री नहीं थी, आपने एम्प्लॉयड ऑफर दे दिया, फायर ब्रिगेड वालों ने एक्सेप्ट कर लिया, तो अब आपको पैसे देने पड़ेंगे, जो भी चार्जेस बनते हैं वो देने पड़ेंगे। तो यही एक लीडिंग केस है अपटाउन रूरल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल वर्सेस पावले का। पे जैसे हम तीसरे टाइप के, फर्स्ट और सेकंड में मैंने आपको बता दिया एक्सप्रेस और इम्प्लाइड क्या होता है। तीसरे टाइप के ऑफर पे आते हैं जनरल ऑफर। A general offer is an offer that is made to the world at large। जैसे कि न्यूज़पेपर्स पे कुछ ऑफर्स आते हैं, उसमें अगर कुछ कंडीशंस लिखी होती हैं, अगर हम उसी कंडीशंस को मतलब जैसा लिखा अगर हम वैसा ही करते हैं, और अगर वो जैसा कहते हैं फिर उससे वैसा नहीं होता, तो हम उन पर क्लेम कर सकते हैं, मतलब कि उन पर केस कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा ही एक केस है कर्लील वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। ये कंपनी क्या होते हैं, ये कंपनी एक जो डिफेंडेंट होती है, मतलब कि जो कंपनी जो डिफेंडेंट होती है वो करती है, एक न्यूज़पेपर पे एक एडवर्टाइजमेंट निकालती है जिसमें वो लिखती है कि इन्फ्लुएंजा का उस वक्त पैंडेमिक चल रहा होता है, ठीक है। तो उसमें वो लिखती है कि अगर जो हमारी प्रिस्क्राइब्ड दवाएं हैं, जो हमारे प्रिस्क्रिप्शन से जो दवाएं अगर खाएगा, ये सब दवा अगर वो खाएगा तो उसे क्या कहते हैं, इन्फ्लुएंजा नहीं होगा। और अगर इन्फ्लुएंजा होता है हमारी दवाई खाने के बाद भी, तो उसे हम 100 यूरोस देंगे अपनी तरफ से, वो 100 यूरोस देंगे, ये रिवॉर्ड देंगे अगर उन्हें इन्फ्लुएंजा की दवाई खाने के बाद भी हो जाता है। और उन्होंने ये भी चीज मेंशन करी होती है कि भाई हम 1000 यूरोस, एक अलायंस बैंक था उसमें हम जमा भी कर दे रहे हैं, उन्होंने ये भी लिखा होता है लास्ट में। तो इसमें क्या होता है, मिसेस कर्लीर होती हैं जो कि प्लेंटिफ है इस केस में, जिन्होंने सूट फाइल किया है कंपनी के खिलाफ। वो भाई ये दवा खरीद के लाती है, जैसा जैसा पेपर में लिखा होता है, जिस तरीके से मतलब खाने के लिए कहते हैं दवाई ये कंपनी वाले, उस तरीके से वो दवा खाती है। बट उसके बाद भी शी कम्स इन कॉन्टैक्ट विद इन्फ्लुएंजा, उसके बाद भी उन्हें इन्फ्लुएंजा हो जाता है। तो भाई ये कंपनी पे क्लेम करती है, सूट फाइल करती है कंपनी के खिलाफ कि भाई इन्होंने जैसा कहा हमने वैसा किया, उसके बाद भी क्या कहते हैं, मुझे इन्फ्लुएंजा हुआ, और अब ये जो कंपनी है ये पैसे देने से मना कर रही है, डिपेंडेंट ऑब्वियसली बात है, पैसे देने से मना कर रहे थे, तो इन्होंने उन पर केस कर दिया। तो कोर्ट ने क्या हेल्ड किया कि ये तो एक जनरल ऑफर है, कोई भी इसे कर सकता है, और आपने साथ में ये भी लिखा कि आपने एक श्योरिटी दी कि आपने भाई अलायंस बैंक में इतना यूरोस, 1000 यूरोस जमा कर दिया है, तो अब आपको जो भी डैमेजेस है, मतलब जो भी है, वो आपको जो रिवॉर्ड जो आपने कहा था कि आप 100 यूरोस देंगे अगर कोई कांटेक्ट में आता है इन्फ्लुएंजा के, तो अब आपको वो चीज देनी पड़ेगी, उतना पैसा देना पड़ेगा। तो प्लेंटिफ को जो भी कुछ पैसा था जो उन्होंने कहा था कि 100 यूरोस देंगे ये, तो ये उन्हें कंपनी को वो चीज देनी पड़ी। तो यही है जनरल ऑफर का मतलब कि अगर कोई चीज न्यूज़पेपर पे है और अगर वही कंडीशन हमने सेटिस्फाई करी है, जैसा जैसा उन्होंने कहा है वैसा वैसा हमने किया है, और अगर उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो वी विल गिव यू रिवॉर्ड और एनीथिंग, तो दे हैव टू गिव, इट इज अ जनरल ऑफर। इसमें कंपनी ये भी कहती है कि भाई हमारा कोई लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, कोई लीगल बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं था और हम पैसे नहीं देंगे। तो इसमें कोर्ट कहती है कि नहीं, आपने सबसे पहले तो ये एक जनरल ऑफर था, तो आपको
पैसा देना पड़ेगा। और जरूरी नहीं है कि जनरल ऑफर में कम्युनिकेशन हो एक्सेप्टेंस का। देखिए कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन भी होना जरूरी है, ताकि जिसने ऑफर दिया है उसे पता चले कि भाई ठीक है एक्सेप्ट कर लिया गया है, कम्युनिकेट हो गया, एक्सेप्टेंस की भी कम्युनिकेशन हो गई, सामने वाले जिसने ऑफर किया है उसे पता चल गया कि जो एक्सेप्ट करने वाला था जो ऑफर उसने एक्सेप्ट कर ली है। जब ऐसा कुछ जनरल ऑफर के केस में क्या होता है, तो एक्सेप्टेंस कैसे पता चलती है कि सामने वाले ने एक्सेप्ट कर लिया है? अगर जो कुछ भी कंडीशंस लिखी हुई हैं जिस भी तरह में न्यूज़पेपर पे या कहीं भी, अगर वो कंडीशंस उसी तरीके से वो फॉलो कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उस ऑफर को किसी ने, किसी भी XYZ किसी ने भी एक्सेप्ट कर लिया है। तो यही होता है। तो जरूरी नहीं है कि वो आपको बताए कि आपने ऐसा किया है, कि आपको वो पार्टी बताए कि आपने कि उन्होंने ऐसा कर लिया है, आप कि भाई हम एक्सेप्ट कर रहे हैं आपके ऑफर को, ऐसा नहीं होगा, तो आपको ऐसा करना पड़ेगा। कम्युनिकेशन यहाँ पे जरूरी नहीं है, एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन जरूरी नहीं है। एक्सेप्टेंस हो गया है, क्या हम कैसे मान लेंगे एक्सेप्टेंस हो गया? कि भाई हमने ऐसा किया बट स्टिल वी शी केम इन कॉन्टैक्ट विद इन्फ्लुएंजा। तो मतलब कि इन्होंने ऑफर, इनका जो जनरल ऑफर था जो इन्होंने न्यूज़पेपर में जो एडवर्टाइजमेंट निकाल रखा था वो इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, विच इज कर ली ने। अब जब कर लिया तो जैसा कि इन्होंने कहा था कि भाई जिनको अगर ये दवाई खाने के बाद भी, जो प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन है के बाद भी अगर किसी को इन्फ्लुएंजा होता है, तो ये उस आदमी को या उस औरत को या किसी को भी 100 यूरोज देंगे अपनी तरफ से। तो इन्हें एट लास्ट कोर्ट ने हेल्ड किया कि आपको पैसा देना पड़ेगा, बिकॉज इट वॉज अ जनरल ऑफर। तो यही एक सबसे इम्पोर्टेंट। और चलिए अब आते हैं स्पेसिफिक ऑफर पे। स्पेसिफिक ऑफर एक ऐसा ऑफर है जो सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर पर्सन से किया गया हो और वही पर्टिकुलर पर्सन उस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है। कोई थर्ड पर्सन का इस ऑफर में, इस तरह के ऑफर में कोई काम नहीं होता है। यही डेफिनेशन लिखी है। स्पेसिफिक ऑफर इज एन ऑफर दैट इज मेड टू अ स्पेसिफिक और एसर्टेन्ड पर्सन। किसी पर्टिकुलर पर्सन या फिर स्पेसिफिक पर्सन से ये ऑफर किया गया। दिस टाइप ऑफ ऑफर कैन ओनली बी एक्सेप्टेड बाय द पर्सन टू whom it is made। जिससे ऑफर किया गया है सिर्फ वही इसे एक्सेप्ट कर सकता है, कोई तीसरा पर्सन एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ए ने अगर बी से कहा है कि तुम मेरी घड़ी खरीदो, तो बी ही इस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है। सी का इस ऑफर से कोई लेना देना नहीं होगा। इसी को हम लोग स्पेसिफिक ऑफर कहते हैं। फिर से मैं कह रही हूँ, a specific offer is an offer that is made to a specific or a certain person। किसी भी specific या फिर particular person से, किसी एक इंसान से किया जा रहा है, ठीक है। और इस तरह के ऑफर को केवल सिर्फ जिससे ऑफर किया गया है वही एक्सेप्ट कर सकता है उस ऑफर को, और कोई तीसरा पर्सन का इस तरह के ऑफर में कोई काम नहीं होता है, कोई रोल नहीं होता है। ये बात है फिफ्थ टाइप ऑफ ऑफर पे, क्रॉस ऑफर पे। क्रॉस ऑफर क्या होता है? व्हेन टू पार्टीज मेक एन आइडेंटिकल ऑफर टू ईच अदर। आइडेंटिकल का मतलब होता है सेम ऑफर, same offer to each other in ignorance to each other's offer, they are said to make a cross offer। क्या था ये? मतलब मैंने क्या कहा, एक ही तरह का ऑफर अगर दोनों पार्टीज एक दूसरे से कर रहे हैं, दोनों ऑफर्स के इग्नोरेंस में इग्नोर कर दिया एक दूसरे के ऑफर को, उसमें अगर वो कर रहे हैं तो कहा जाता है कि दे आर सेट टू मेक अ क्रॉस ऑफर। एग्जाम्पल समझिए कि ए ने बी से कहा कि तुम मेरी कार 7 लाख में खरीद लो, ठीक है। और बी ने भी, या ऐसे समझिए कि ए ने बी को लेटर लिखा, ठीक है। ए ने बी को लेटर लिखा कि मैं अपनी कार जो है वो 7 लाख में बेच रहा हूँ। और बी ने ए को, और बी ने बी को नहीं पता था कि ए ऐसा कुछ लेटर लिख रहा है, और फिर बी ने भी ए को लेटर लिखा कि मैं तुम्हारी कार 7 लाख में खरीदना चाहता हूँ। ए ने बी को लेटर लिखा कि तुम मेरी कार 7 लाख में खरीद लो, और बी ने ए को लेटर लिखा कि मैं तुम्हारी कार 7 लाख में खरीदना चाहता हूँ। तो इसमें क्या हुआ कि दोनों ऑफर्स जो है वो क्रॉस ऑफर्स हो गए। सेम ऑफर था, उधर से भी वो कह रहा है कि तुम 7 लाख में खरीद लो, और इधर से भी कह रहा है कि मैं तुम्हारी कार 7 लाख में
खरीदना चाहता हूँ, मैं तुम्हें बेचना चाहता हूँ और मैं तुम्हारी कार 7 लाख में खरीदना चाहता हूँ। तो ऐसे केस में कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है, कोई बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है, कोई एक्सेप्टेंस नहीं होगी दोनों तरफ से ही, क्योंकि क्रॉस ऑफर, ये क्रॉस ऑफर हो गया। क्या क्या डेफिनेशन है? आइडेंटिकल ऑफर का मतलब है कि सेम ऑफर एक दूसरे से कर रहे हैं। जैसे फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, ए ने बी से कहा कि तुम मेरी कार 7 लाख में खरीद लो। उसी समय बी ने भी ए को लेटर लिखा कि मैं तुम्हारी कार 7 लाख में खरीदना चाहता हूँ। तो ये क्रॉस ऑफर्स हो गए, दोनों एक दूसरे को सेम ऑफर कर रहे हैं। ऐसे में कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा और कोई भी एक्सेप्टेंस नहीं होगा। तो चलिए अब 6th पे आते हैं, काउंटर ऑफर पे। व्हेन द ऑफरी ऑफर्स अ क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर सब्जेक्ट टू मॉडिफिकेशंस एंड वेरिएशंस इन द टर्म्स ऑफ ओरिजिनल ऑफर। ओरिजिनल ऑफर को इग्नोर करके अगर सामने वाले जिसको ऑफर किया गया है वो दूसरा ही ऑफर कर दे, उसे हम काउंटर ऑफर कहते हैं। एग्जाम्पल से समझिए, मान लीजिए ए ने बी से कहा कि तुम मेरी कार 10 लाख में खरीद लो। सामने से बी कहता है कि मैं 10 लाख में नहीं 8 लाख में वो कार खरीदूंगा। तो इसमें उसने क्या किया? काउंटर प्रपोजल कर दिया या फिर काउंटर ऑफर कर दिया। थोड़ी देर बाद अगर वो थोड़ी देर बाद कह दे कि बी ए से फिर से कह दे कि ठीक है मैं तुम्हारी कार 10 लाख में खरीदने को तैयार हूँ, तो अब वो ए की मर्जी होगी, चाहे वो कार बेचना चाहे उसे तो बेच दे, ना बेचना चाहे ना बेचे। ओरिजिनल ऑफर की को जब रिजेक्ट कर दिया जाता है, कोई ओरिजिनल ऑफर, जैसे मैंने बताया कि ए ने जब उसको बोला कि तुम मेरी कार 10 लाख में खरीद लो, तो बी ने रिफ्यूज कर दिया कि मैं 10 लाख में नहीं 8 लाख में खरीदूंगा। ऐसे में उसने क्या किया? ओरिजिनल ऑफर को इग्नोर कर दिया। तो मतलब ओरिजिनल ऑफर को रिजेक्ट कर दिया या इग्नोर कर दिया, जो भी कह लीजिए, उसे हम कहते हैं काउंटर प्रपोजल या काउंटर ऑफर। केस एक है हाइट वर्सेस रेंट का। इसमें क्या होता है, जो डिफेंडेंट होता है वो पहले अपना फार्म बेचने की कोशिश करता है प्लेंटिफ को कि भाई मैं तुम्हें 1000 पाउंड में अपना फार्म बेचना चाहूंगा। उस पे प्लेंटिफ क्या करता है? वो कहता है कि मैं 1000 पाउंड में नहीं खरीदूंगा, 950 पाउंड में खरीदूंगा। उसने क्या किया? काउंटर प्रपोजल कर दिया। सामने डिफेंडेंट ने जो उसको ऑफर दिया, जो प्रपोजल दिया, उसमें उसने कहा कि नहीं भाई, मैं उसका जो ओरिजिनल ऑफर था वो रिजेक्ट करके उसने कहा कि मैं 950 पाउंड में खरीदूंगा, 1000 में नहीं खरीदूंगा। तो फिर क्या करता है प्लेंटिफ, जो उस पर केस फाइल कर देता है कि भाई ये मुझे अब इसने पहले कहा कि मैं तुम्हें बेचूंगा, अब जब मैं कह रहा हूँ कि मैं 1000 में भी खरीद लूंगा तो ये नहीं बेच रहा है मुझे। ऐसे में कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल वो सही ऐसा कर सकता है, वो अब चाहे तो तुम्हारा ऑफर रिफ्यूज भी कर सकता है या एक्सेप्ट भी कर सकता है। जरूरी नहीं क्योंकि तुम एक बार उसके ऑफर को, जो उसने कहा था कि भाई मैं तुम्हें 1000 पाउंड में बेचूंगा, तुमने उसको तो रिजेक्ट कर दिया, तुमने उसको काउंटर ऑफर बना दिया, अपने ऑफर तुमने अपना ऑफर दिया, उसको जो ओरिजिनल ऑफर था वो तुमने रिजेक्ट कर दिया। तो अब वो तुम्हारा जो दिया हुआ ऑफर है उसे रिजेक्ट कर सकता है। अब तुम चाहे ओरिजिनल में चाहे उससे खरीदना चाहो या तुम उससे कम में खरीदना चाहो। तो यही है काउंटर ऑफर की रिजेक्शन जब हो जाता है ओरिजिनल ऑफर का, उसे हम कहते हैं काउंटर। लास्ट टाइप के ऑफर पे स्टैंडिंग ऑफर। An offer which remains open for acceptance over a period of time, it is called a standing offer. कुछ पीरियड ऑफ टाइम तक, कुछ समय तक जो ऑफर ओपन रहता है एक्सेप्टेंस के लिए, उसे हम स्टैंडिंग ऑफर कहते हैं। टेंडर का एग्जांपल समझ लेते हैं हम कि मान लीजिए किसी पर्सन की बिल्डिंग बन रही है या कोई ब्रिज बन रहा है, तो किसी ने टेंडर दिया, ठीक है, टेंडर उसने सप्लाई किया कि भाई ये हमारे रेट्स हैं, और जो ब्रिज बनवा रहे हैं, बिल्डिंग बनवा रहे हैं, तो वो कहता है कि भाई 2 साल तक हमारी ये बिल्डिंग, 2 या 3 साल तक हमारी ये बिल्डिंग या फिर ब्रिज बनेगा। तुम सामान जो भी ब्रिक्स हैं या सीमेंट, जो भी एनीथिंग, तुम इसे भेजते रहना, और जब तक मतलब हम रीटेंडर करने को ना कहें तब तक ये सब सामान तुम भेजते रहना। इसी को हम कहते हैं स्टैंडिंग ऑफर। एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक, 2 साल तक या 3 साल तक वो ऑफर चल ही रहा है और एक्सेप्ट होने के लिए वो ओपन है, तो उसे हम स्टैंडिंग ऑफर कहते हैं। ऑफर विच रिमेन्स ओपन फॉर एक्सेप्टेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। दूध वाले को जैसे आपने कह दिया कि भाई तुम अगले 1 महीने तक दूध देते रहना, तो 1 महीने तक आपको दूध देता ही रहेगा, वो स्टैंडिंग ऑफर हो गया। जब तक आप कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं, आपने उसको मना नहीं कर दिया कि भाई अभी 5 दिन तक दूध नहीं चाहिए, तो
वो तो चलिए 5 दिन तो वो खत्म हो गया, वो बात खत्म हो गई कि 5 दिन तक हमें दूध नहीं चाहिए, तब तक आपने उसको मना नहीं किया और उसके पहले से वो दूध आपको देते रोज फोन करके तो आप कहोगे नहीं कि भैया दूध दे जाना या जो भी कुछ है। तो आपने एक बार उसको किसी से कह दिया कि भाई कोई दूध वाला है, आपने उससे कह दिया कि मुझे अब से तुम दूध देना कितने भी रुपए लीटर, 60 रुपए लीटर, 50 रुपए लीटर, जितना भी रुपए लीटर, अब से तुम मुझे दूध सप्लाई करोगे। तो वो एक स्टैंडिंग ऑफर है, न्यूज़पेपर वाले को जैसे हम कहते हैं। रोज तो हम उसे फोन करके कहते नहीं कि भाई न्यूज़पेपर दे जाओ। वो क्या करते हैं, हम ऑलरेडी जो भी हमें न्यूज़पेपर पढ़ना होता है हम उसको रजिस्टर करा देते हैं कि भाई ठीक है, अब इस एड्रेस पे हमें रोज अपने न्यूज़पेपर की सप्लाई चाहिए। वो स्टैंडिंग ऑफर है। तो स्टैंडिंग ऑफर यही होता है सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक, जब तक हम सामने वाले को मना ना करें कि बस ठीक है हो गया, अब हमें कुछ नहीं चाहिए, तब तक वो ऑफर एक ऑफर रहता है एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक। क्या an offer which remains open for acceptance over a certain period of time, 2 साल, 3 साल, 2 महीने, 3 महीने, तब तक कि वो ऑफर रहता है। ऐसे ही ऑफर को हम लोग कहते हैं स्टैंडिंग ऑफर। आज मैंने इस वीडियो में आप लोगों को 7 टाइप्स के ऑफर बता दिए हैं, एक्सप्रेस ऑफर, इम्प्लाइड ऑफर, जनरल, स्पेसिफिक, क्रॉस, काउंटर और स्टैंडिंग। अगर आप लोगों को कुछ भी इसमें समझ में ना आया हो, कोई भी ऐसा ऑफर है जो आप लोगों को समझ में ना आया हो, या और भी कोई डाउट हो, या आप बताना चाहें कि आप अगले किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं जरूर उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी और अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो भी मैं वो क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। और अगर आप कोई इम्प्रूवमेंट भी चाहते हैं तो प्लीज लेट मी नो, आई विल श्योरली इम्प्रूव इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।